स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूलमालाएं पहनाई गईं। सोचा, आसपास कोई माली होता तो फूलमालाएं भी बेच लेता। ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 10 ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮಾರುವನು ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. चप्पलों की चोरी से बचने के लिए ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? चप्पलों की चोरी से बचने के लिए ईमानदार डेलीगेट ने सुझाव दिया कि चप्पलें एक ही जगह नहीं उतारना चाहिए। एक चप्पल एक जगह तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। लेखक ने स्वागत समिति के मंत्री को क्या समझाया? लेखक ने मंत्री को समझाया कि ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी लें, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहा जाता है। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियां बनाई जाती है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. समाज के लिए इंटरनेट एक बड़ा वरदान है। कैसे? स्पष्ट कीजिए। इंटरनेट द्वारा कोई विचार, विषय, स्थिर चित्र, वीडियो चित्र को कम समय और कम खर्च में आसानी से कहीं भी भेज सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं और कोई भी बिल भर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर देश विदेशों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। इंटरनेट के द्वारा बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बनता है। चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि क्षेत्रों में इंटरनेट अपना कमाल दिखा रहा है। इसलिए इंटरनेट समाज के लिए एक वरदान है। तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें। इसे बचाना ही होगा। ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಾನು ಬರುವವರೆಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಇವನನ್ನು ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। कैसे? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा कला तथा संस्कृति का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बसंत की ईमानदारी का वर्णन कीजिए। उत्तर बसंत एक ईमानदार और मेहनती लड़का है। वह छलनी, बटन और दियासलाई बेचकर अपना और अपने भाई का पेट भरता है। बिना कुछ खरीदे दिए गए पैसों को वह भीख समझता है। मोटर दुर्घटना में घायल होने पर भी अपने भाई के हाथों पंडित राजकिशोर जी के बचे हुए पैसे लौटता है। जब पंडित राजकिशोर उसे अस्पताल ले जाना चाहते हैं, तब मैं गरीब हूं कहता है। इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि वह एक ईमानदार लड़का है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। प्रस्तुत पंक्तियों को तुलसीदास द्वारा रचित तुलसी के दोहे से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति आती है, तब विद्या, विनय और विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। जो राम पर भरोसा करता है, वह साहसी, सुसत्यव्रती और सुकृतवान बनता है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार।
संत हंस गुण गहहिन पय परिहरिवारे विकार। प्रस्तुत पंक्तियों को तुलसीदास द्वारा रचित तुलसी के दोहे से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है, अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे समझ नासमझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं, लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। जैनुलाब्दीन का परिचय दीजिए। जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी के पिता थे। वे आडंबरहीन व्यक्ति थे। अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहा करते थे। उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, न ही वे कोई धनी व्यक्ति थे। फिर भी वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। अब्दुल कलाम का जीवन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने का कारण लिखिए। अब्दुल कलाम जी के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहा करते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थीं। इसलिए अब्दुल कलाम जी का जीवन बहुत ही निश्चितता और सादगी में बीता। अहमद जलालुद्दीन का परिचय दीजिए। अहमद जलालुद्दीन एक स्थानीय ठेकेदार थे। कलाम जी के पिता के साथ उन्होंने समुद्र तट पर लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। कलाम जी के पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही अंग्रेजी में लिख सकते थे। कलाम जी के परिचितों में उनके बराबर का शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था, न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। कर्ता कारक ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादन से, संबंध का की के, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है, बताइए। दिनकर जी अभिनव मनुष्य कविता में इस प्रकार कहते हैं कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय है कि आज मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखा है। उसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। वह नदी, पर्वत, सागर एक समान लांघ सकता है। उसका यान आकाश में जा रहा है। वह परमाणु प्रयोग भी कर रहा है। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने जागकर हीटर चलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। महादेवी वर्मा गिल्लू की मां जैसी थी। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। महादेवी वर्मा गिल्लू की मां जैसी थी। वह घायल गिलहरी के बच्चे को लाकर उसके प्राण बचाती है। उसके लिए कमरे की खिड़की के पास एक घोंसला बनाती है। काम करते समय अपने पास ही बिठाकर उसे काजू और बिस्किट खाने के लिए देती है। उसे अपने थाली के पास बिठाकर चावल खाना सिखाया। घर में बहुत सारे पशु पक्षी होने के बावजूद वर्मा जी को गिल्लू से ज्यादा लगाव था। उसके अंतिम दिनों में हीटर जलाया और उसे उष्णता देकर प्राण बचाने का प्रयास किया। सेब की हालत के बारे में लिखिए। पहला सेब सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। दूसरा आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा बेदाग था।
मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में प्रोटीन और विटामिन के बारे में विचार किया जाता है। दुकानदार ने सेब का वर्णन कैसे किया है? दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। भारत माता के प्रकृति सौंदर्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं और सुंदर हैं। वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं। मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। कोटि कोटि लोग आज भारत माता के साथ हैं। कवि भगवती चरण वर्मा किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि भगवती चरण वर्मा भारत माता को प्रणाम कर रहे हैं। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? वो भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। कवि भगवती चरण वर्मा मातृभूमि को अमरों की जननी क्यों कहते हैं? गांधी, बुद्ध, राम जैसे महान व्यक्तियों ने इस भूमि पर जन्म लिया है, इसलिए कवि मातृभूमि को अमरों की जननी कहते हैं। जनसंख्या की समस्या निबंध। विषय विस्तार। जनसंख्या की समस्या सामान्य रूप से विश्व की समस्या है। इससे हर समस्या उत्पन्न होती है। जनसंख्या की दृष्टि से आज भारत चीन को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ चुका है। इस समय भारत की जनसंख्या 143 करोड़ से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण विज्ञान की उन्नति के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में उन्नति के फलस्वरूप शिशुओं की मृत्यु दर कमी और औसत आयु में वृद्धि हुई है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बच्चे भगवान की देन है समझकर परिवार नियोजन जैसे उपायों से दूर रहना, गरीबी, अशिक्षा और सरकार के उपायों का असफल होना आदि। परिणाम: देश की प्रगति कुंठित होती है, सरकार की योजनाएं असफल हो जाती हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है, अपराधों की वृद्धि होती है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, बीमारियां फैलती हैं, महंगाई बढ़ती है आदि। उपचार: सरकार तथा संस्थाओं को चाहिए कि सभाओं, गोष्ठियों, संचार माध्यमों द्वारा छोटे परिवार से होने वाले फायदों का प्रचार प्रसार करें। उपसंहार: हमारे देश के विकास में जनसंख्या की वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक को इस समस्या को हल करने में सहयोग देना होगा। सुखमय जीवन का यह सार: 2 बच्चों का हो परिवार। कर्नाटक का वैभव निबंध। प्रस्तावना। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी 6 करोड़ से ऊपर है। यहाँ पर कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। प्राकृतिक परिवेश: प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवारकर सुंदर और समृद्ध बनाया है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान हैं। कर्नाटक की विशेषता: कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियां बहती हैं। जोग, अब्बी, गोकाक, शिवन समुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक हैं। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है।
कर्नाटक को चंदन का आगार भी कहा जाता है। यहाँ की बृहत संस्थाएं, कारखाने, वैज्ञानिक, राजवंश, शासक आदि ने मिलकर कर्नाटक की श्रीवृद्धि की है। प्राचीन और आधुनिक कवियों ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। उपसंहार: यहाँ की प्राकृतिक सुषमा, साहित्यिक वैभव और ज्ञान विज्ञान क्षेत्र की प्रगति अपार है। देश विदेश के लोग यहाँ की तकनीकी के विकास की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। यह हमारी जन्मभूमि है और इस पर हमें अभिमान है।